नमस्कार। राहुल गांधी का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पट्टे खाते में जाने वाला है और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए राहुल गांधी ने 1-1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय बड़ा हंगामा मचाया था। शोर मचा रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। इवन पार्लियामेंट में जब ये नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहां पर जातीय जनगणना करवा के दिखाएंगे जैसे कि इनकी सरकार आने वाली हो। लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर इन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश में तो इनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वहां पर हिंदू बाहुल्य इलाका है, वहां मुस्लिम वोट बैंक चलता नहीं है। लेकिन तेलंगाना में इन्होंने एक जातीय जनगणना करवाई और इस समय कर्नाटक में एक जातीय जनगणना हो रही है सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे 2025 के नाम पर, और इसको कराया जा रहा है कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा। और इसमें यह जानने की कोशिश की जा रही है, 60 सवाल इसमें पूछे गए हैं और इन 60 सवालों में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमें यह बताइए आपकी शिक्षा कितनी है, परिवार में कितने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन क्या क्या है। इस तरह के 60 सवाल का एक प्रोफाइल तैयार किया गया है और घर घर जाकर सरकारी कर्मचारी इस सर्वे को कर रहे हैं। इसके लिए जो तारीख तय की गई थी वो 22 सितंबर से और 7 अक्टूबर के बीच में, समझ लीजिए आप, केवल 15 दिन के 15 दिन में हर जितने भी घर हैं उन घर का आप लिस्टिंग कर लेंगे और उसके बाद वहां जाकर उनका आर्थिक सर्वेक्षण भी कर लेंगे, शैक्षणिक सर्वेक्षण भी कर लेंगे। कोई आउट ऑफ माइंड आदमी होगा वही इनकी बात पर भरोसा करेगा। चर्चा इसकी पहले से चल रही थी। अब इसमें हुआ यह है कि 85% घरों को कवर कर लेने का दावा सरकार कर रही है कर्नाटक की कि हमने 85% शहर जो इलाके हैं वो कवर कर लिया है। लेकिन हकीकत बात यह है कि शहरी इलाकों में इसका बड़ा खराब रिकॉर्ड है। ग्रामीण इलाकों में ठीक ठाक हो गया है, जैसे कि पता लग रहा है ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार की चीजें बड़ी आसानी से हो भी जाती हैं। शहरी इलाकों में इन्हें कर पाना आसान नहीं है। जैसे कि बेंगलुरु सिटी है जो राजधानी है, आर्थिक राजधानी जिसको कहा जाता है, यादगीर, धारवाड़, इनमें बहुत कम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। जबकि तुमकुरु, चिकमंगलूर, मांडिया, इनमें ठीक ठाक बताया जाता है कि जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ठीक ठाक इसकी कवरेज हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी अंतिम तारीख को अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पुरानी जानकारी देना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि जब कर्नाटक में सिद्धरमैया की 2013 में सरकार बनी थी तो सिद्धरमैया ने उस समय भी एक जातीय जनगणना कराई थी और उसका भी उद्देश्य यही था कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति इनकी पता लगाने का। उसमें भी कुछ आंकड़े आए थे सामने, कुछ नहीं आए थे। उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे एच कांतराज, उनकी अध्यक्षता में यह सर्वेक्षण शुरू हुआ था और बाद में के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व वाले एक पैनल ने इसे संशोधित किया था। और इस रिपोर्ट को जो 2015 में तैयार हुई थी, व्यापक राजनीतिक असंतोष के कारण कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया और अंत में जब 2023 में इनकी दोबारा सरकार बनी कांग्रेस की तो 2024 में सिद्धरमैया की सरकार ने 2015 वाली रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और खारिज इसलिए कर दिया कि साहब ये पुराने आंकड़े हो गए हैं, अब फिर से सर्वेक्षण कराते हैं। लेकिन उसकी एक और वजह थी, उसके कुछ आंकड़े मीडिया में लीक कर दिए गए थे डीके शिव कुमार और दूसरे लोगों के द्वारा। जो कहा जाता है क्योंकि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में बनती नहीं है सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में। सिद्धरमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं और जो डीके शिव कुमार हैं वो वोक्कालिगा समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस वजह से यहां पर काफी चीजें कंट्रोवर्शियल हो गई थी। लेकिन जो पिछले वाली वो आई थी रिपोर्ट, वो जो लीक हुई थी, उसमें एक बात बड़ी प्रमुखता से आई। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय इनका दबदबा है, इन्हीं के हिसाब से वहां की राजनीति चलती है। और जो लीक हुए आंकड़े उसके मुताबिक लिंगायत समुदाय जो है वो राज्य की कुल आबादी का 11.09% था, जबकि वोक्कालिगा 10.31, लगभग 61 लाख, और जो लिंगायत समुदाय है वो 66 लाख था। दूसरी ओर 2015 की उस लीक हुई रिपोर्ट में ओबीसी और मुस्लिम की जो जनसंख्या थी उसमें बड़ी वृद्धि हुई थी।
मुस्लिम समुदाय 12.87% यानी कि 76.99 लाख, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय बनकर के यह उभरा था। और इन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को वर्तमान के 32% से बढ़ाकर 51% करने और मुस्लिम आरक्षण जो श्रेणी 2B के तहत इनको दिया गया है उसे 4% से 8% करने की सिफारिश की गई। इन लीक आंकड़ों के आने के बाद लिंगायत और वोक्का-लीगा समुदाय ने बड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह गलत है और हमारी जो क्षमता है उसको संख्या बल को कम करके दिखाया जा रहा है। दूसरे जो समुदाय हैं उनको एक समुदाय माना गया है, हमारे समुदाय को कई उपजातियों में विभाजित कर दिया गया है। इससे यह झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धरमैया इस सर्वे को कराने पर अड़े हुए हैं, और वो इस सर्वे को कराने पर इसलिए भी अड़े हुए हैं, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स है दोस्तों। लिंगायत और वोक्का-लीगा समुदाय से सिद्धरमैया का कोई लेना देना है नहीं। सिद्धरमैया जो स्वयं कुरुबा जो ओबीसी समुदाय है उससे आते हैं, और इस सर्वेक्षण का उपयोग दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के व्यापक गठबंधन के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सिद्धरमैया कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम यदि 2015 के लीक हुए आंकड़ों की पुष्टि करते हैं तो सिद्धरमैया को एक मजबूत डेटा मिलेगा जिसके आधार पर वे इन समुदायों का दबदबा यहां पर दिखा सकेंगे। दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि डीके शिव कुमार वोक्का-लीगा समुदाय के प्रमुख नेता हैं, जिनके समुदाय के समूह सर्वेक्षण को सक्रिय रूप से इसका विरोध करना पड़ रहा है। वोक्का-लीगा समुदाय और लिंगायत समुदाय दोनों के कई संगठन हैं। इन संगठनों ने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया, और इन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज इस तरीके से किया कि साहब सर्वेक्षण के भेष में यह जनगणना कराई जा रही है और जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, और यह जो है जनगणना हमें कतई मंजूर नहीं है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर कोई स्टे तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण है, ये तो आप सर्वेक्षण करा सकते हैं, लेकिन इसमें अपनी डिटेल्स देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप कितने पढ़े हुए हैं, आपके कितने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, कितनों की शादी हो चुकी है, कौन क्या नौकरी करता है, मतलब कुछ भी इसी तरह का आंकड़ा अगर आपसे पूछना चाहें तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, किसी को बहला फुसला नहीं सकते, उस पर दबाव नहीं बना सकते। दूसरे, आधार कार्ड लिया जा रहा था इसमें कि साहब आप आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं। अदालत ने कहा कि इससे तो आप गोपनीयता भंग कर रहे हैं, लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें जो इनका यह आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग कर्नाटक सरकार का, उसने कहा कि साहब हम केवल जो घर का मुखिया है उसका आधार कार्ड ले रहे हैं, और उस आधार कार्ड के आधार पर हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने घर हैं। घर के मुखिया का ले लिया, वो हमारे लिए एक घर है, उसके बाद हम आगे सर्वे में इसमें बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का लॉजिक देकर उन्होंने अपनी बात पूरी की। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, यानी कि ये आपके लिए आवश्यक नहीं बल्कि एक वैकल्पिक है कि आप इस सर्वे में भाग लें या न लें, इसका जो सबसे बड़ा रिएक्शन हुआ है वो पढ़े लिखे वर्ग में हुआ है। और आप जानते हैं कि कर्नाटक में बेंगलुरु और ये जो बड़े बड़े शहर हैं इसमें हाई क्लास अभिजात्य वर्ग, हाई एंड सोसाइटी के लोग रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे, आईटी कंपनियों के मालिक, आईटी कंपनियों के हेड, आईटी कंपनियों के एम्प्लॉइज, जो यहां के रहने वाले भी नहीं हैं, बाहर से आकर के यहां रह रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तरीके से इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा फैसला यह आया कि इन्फोसिस के जो प्रमुख हैं, संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जो राज्यसभा की सांसद भी हैं, दोनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम इस जातीय जनगणना का पार्ट नहीं बनेंगे। आप जानते होंगे कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जो ऋषि सुनक पूर्व प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनके सास ससुर हैं। इन दोनों की बात का बड़ा इंप्रेशन है। इन दोनों ने यह कहा, इनके घर पर जब टीम पहुंची डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो इन्होंने रिटिन में उसे एक एफिडेविट दिया, लिखित घोषणा पत्र एक तरह का कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हम और हमारा परिवार जनगणना में भाग नहीं लेंगे, हम किसी भी पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस सर्वेक्षण में भाग लेने से सरकार को कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए हम भाग लेने से मना करते हैं।
सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार खेल गए हैं इस बात पर। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मूर्ति दंपत्ति के इनकार को गलत सूचना या गलत फहमी पर आधारित बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो इन्फोसिस से हैं, क्या ये सब कुछ जानने वाले लोग हैं या बृहस्पति हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने 20 बार स्पष्ट किया है कि यह केवल पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि राज्य की संपूर्ण आबादी का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण है। सिद्धरमैया ने यह समझाने के लिए तर्क दिया कि यह सर्वेक्षण सार्वभौमिक रूप से आवश्यक क्यों है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे शक्ति योजना, जो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना है, गृह लक्ष्मी योजना, इन सब का लाभ उच्च जाति की महिलाओं को क्यों मिले, गरीब रेखा से ऊपर के लोगों को क्यों मिले और नीचे के लोगों को ज्यादा मिले, इन सब चीजों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कांग्रेस के सामने दिक्कत आ रही है कि लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय जो सबसे प्रभावशाली है यहां की पॉलिटिक्स में, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया है। उनका यह कहना है, इन दोनों समुदाय के नेताओं को यह कहना है, हालांकि ये दोनों प्रतिद्वंदी रहते हैं लेकिन इस मामले में दोनों एक हो गए हैं। इनका यह कहना है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया जो है गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। वोक्कालिंगा नेताओं ने, जिनमें श्री निर्मलानंद नाथ स्वामी जी जैसे प्रमुख धार्मिक संगठन शामिल हैं, उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण केवल 15 दिनों की जल्दबाजी में आयोजित किया जा रहा था और इसे स्थगित किया जाना चाहिए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग पर नई जातियों को शामिल करने और समुदाय की पहचान के साथ ईसाई वोक्कालिंगा जैसे धार्मिक पहचानों को जोड़ने का आरोप लगाया। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने भी कानूनी विरोध दर्ज कराया है, विशेष रूप से डेटा गोपनीयता और आधार संग्रह के मुद्दों पर। इन समुदायों का विरोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरक्षण और संसाधन आवंटन में अपनी वर्तमान हिस्सेदारी को डेटा आधारित पुनर्गठन के माध्यम से प्रभावित होते हुए देख रहे हैं। तो कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। 50% की जो आरक्षण की सीमा है, सीधे सीधे उसको भी चैलेंज है और साथ ही साथ वोक्कालिगा समुदाय, लिंगायत समुदाय और बड़ी मात्रा में जो हिंदू रहते हैं यहां पर, उनका जो वोट है वो कांग्रेस से छिटकने वाला है। अब देखिए, सिद्धरमैया तो ये सोच रहे हैं कि मैं तो ओबीसी का बड़ा लीडर्स हूं, वो सिर्फ अपनी वर्तमान सरकार को बचा रहे हैं। उनका यह मानना है कि अगर मुझे हटाकर डीके शिव कुमार को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री, तो मैं ये कह सकता हूं कि वोक्कालिगा समुदाय तो 10-11% ही है, आप उनको बना रहे हैं। ओबीसी तो इतनी बड़ी संख्या में 32, 34, 35% है, आप हमें उपेक्षा कर रहे हैं। तो सिद्धरमैया ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी 2-2.5 साल के लिए सिर्फ ये प्रपंच रचा है और ये प्रपंच कांग्रेस के लिए इतना जानलेवा साबित होने वाला है कि आप पूछिए मत। ऐसा लगेगा कि कांग्रेस केवल मुसलमानों की और ईसाइयों की पार्टी बनकर के रह गई है। हिंदू वर्ग कांग्रेस से कर्नाटक में बेहद नाराज है और राहुल गांधी का ये जो फॉर्मूला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कर्नाटक के बाद वो किसी अन्य राज्य में आजमाएंगे नहीं। इसके इतने दुष्परिणाम कांग्रेस को झेलने होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।